और अब मैं उनको आवाज दे रहा हूं जिनकी आवाज सुन के बहुत सारे लोगों का बहुत खूबसूरत वक्त और पल बीता है। वॉल वाले रेडियोज के जमाने से लेकर आज मोबाइल पर रेडियो सुनने तक के जमाने की आवाज है श्री अमीन सयानी। मेरी खुशनसीबी है कि इस मंच से मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। जब मैं हाफ पैंट्स में था और साइकिल चलाना सीखता था तब भी उनकी आवाज सुनता था और आज विविध भारती पर भी उनकी आवाज सुनता था। Ladies and gentlemen, since most of the people here are speaking in English, I thought I'd start off in English, but for a little while. Then I'll go back to my Hindustani and say, "Bhaiyo bhaiyo." और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दो बहुत बड़े इंसान, बल्कि यूँ कहिए कि तीन बहुत बड़े इंसान आज यहाँ आए हुए हैं और जिनका आज के प्रोग्राम पर राज है, समझ लीजिए। एक तो हैं हमारे हमारे मुझसे बड़े भाई, हालांकि उम्र में छोटे हैं मुझसे, और मेरे पथ निर्देशक, और ये हैं हमारे मानिक प्रेमचंद। अच्छा, और जो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं उनका भी जिक्र कर दूँ। एक तो हैं हमारे, अरे क्या बताएं, बड़े ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर, बड़े ज़बरदस्त संतूर वाली शिव कुमार, और एक साहब जो जिनका जिक्र मैंने अब तक नहीं किया, करना है, वो है चौधरी साहब, वहाँ बैठे हुए हैं। आज आकर उन्होंने बोला भी, और क्या उनका 8 महीने लगे एक किताब लिखने में, मगर साहब ऐसी किताब लिखी है इन्होंने दादा बर्मन पर। मैं दादा बर्मन का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, उनके बहुत करीब रहा हूँ, उनके घर कई बार जा चुका हूँ, उनकी करीब सारी फिल्में जो आपने देखी स्क्रीन पर आज सबकी पब्लिसिटी भी की है। लेकिन आज जो इन्होंने किताब लिखी है वो साहब बहुत गज़ब की किताब है। मैंने सिर्फ करीब 60 या 70 पेज पढ़े, मुझे 25 मिनट शायद लगे वो 70 पेज पढ़ने में, और मैं छोड़ ही नहीं सका किताब। बहुत कई लोगों की खबरें आती रही कि भाई छोड़िए, अब जल्दी आइए ज़रा, ये काम है, वो काम है, ये काम है। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ने दो। दादा बर्मन के बारे में क्या लिखा है सर इन्होंने, बचपन से लेकर त्रिपुरा स्टेट के वो राजकुमार थे, कैसे उन्होंने छोड़ा, वो कैसे शास्त्रीय संगीत और बांग्ला फोक म्यूज़िक उनके जीवन में आया। बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ लिखी है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि इन सबको बहुत 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 मुबारकबाद पेश करूँ, और इतना ये भी कहूँ कि इसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी मानिक भाई से आज के प्रोग्राम के बारे में, लेकिन कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जो उसका पब्लिसिटी हुई, छोटा सा स्पॉट, इतना सा छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आया, तो पहली बार मैंने आज के प्रोग्राम का उन्वान उस पर देखा, जो आज टाइटल है आज के प्रोग्राम का, कि मुझे लगा कि मैं इसको सुनकर मैं झूम उठा कि क्या था, दिल का भंवर कहे पुकार, करे पुकार। क्या गाना था सर, ओ तेरे घर के सामने में बर्मन दादा का के म्यूजिक के साथ होता कि दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे हो। शुक्रिया अमीन साहब, और बहुत बड़ा बेहतरीन नारा आपने दिया है जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत है। और अब मैं बहुत विनम्रता से और बहुत इज्जत के साथ पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात कहें।
से शुरू करूं। मोमिन साहब ने हमको पिछली सदी में ले गए। हम लोग कॉलेज में होते थे और बिना का गीत माला का इंतजार करते थे, आज कौन सा गाना पहली पायदान पे आएगा, तब से आपसे वाकिफ हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ चौधरी साहब का यहाँ पर मुंबई में, जिन्होंने लाजवाब किताब लिखी है बर्मन दादा पर, और आप लोग ज़रूर पढ़ें उसको जिन लोगों ने बर्मन दादा का म्यूज़िक सुना है। बर्मन दादा क्या शख्सियत थे, कहाँ से आए थे, कैसे वो बने, उनके बारे में आपको बहुत जानकारी मालूम होगी। बर्मन दादा के बारे में चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैं 1960 में, आपने सुना, यहाँ मुंबई में आया था। मेरी जयदेव जी से मुलाकात हुई और उस वक्त वो फिल्म हम दोनों, जिसका गाना आपने दिखाया, जयदेव जी ने मुझे बर्मन दादा से मिलवाया। मैं रहता था बैंड्रा, 14th रोड बैंड्रा। जब 14th रोड से आप लिंकिंग रोड पर जाते थे तो वहाँ पर बंगलो था द जेट, बर्मन दादा वहाँ रहते थे। जयदेव जी ने मुझे उससे मिलवाया तो उनमें चंद एक बातें जो मुझे अभी याद आएंगी। बर्मन दादा जैसा मैंने शख्स दूसरा कोई देखा नहीं। एक अलग पर्सनैलिटी, अलग उनका ऑरा, उनका सोच, उनका म्यूजिक। अब अगर म्यूजिक की बात करें तो हर म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने के जो थे, उनका एक ट्रेडमार्क था। फिल्म कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन वो ट्रेडमार्क से पता चल जाता था कि ये फलां म्यूजिक डायरेक्टर का गाना शुरू हो रहा है। बर्मन दादा का ट्रेडमार्क होने के बावजूद वो हमेशा एक जैसे नहीं थे। फिल्म क्या है, सिचुएशन क्या है, पर्दे पे एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, और वो सब समझ के उसमें बर्मन दादा क्या कमाल करने वाले हैं, उस तरीके से वो सोचते थे। और चंद एक बातें जो म्यूजिक के बारे में वो कहा करते थे, ही नेवर लाइक्ड हैवी ऑर्केस्ट्रेशन। वो कहते थे खूबसूरत औरत है, उसके चेहरे, उसके यहाँ पर इतनी बड़ी बिंदियां लगा दो आप तो उसका चेहरा बिगड़ जाएगा। ऑर्केस्ट्रेशन शुड बी मिनिमम, ये बात क्या करते थे वो। और कई दफा उसी जमाने में दूसरे भी लोग थे, उनका भी अपना एक स्टाइल था, लेकिन बर्मन दादा की सोच ये थी। और कुछ बातें हंसने वाली भी हैं कि बर्मन दादा ऐसा भी करते थे कि वो पान खा रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, और वो खुद बना करके खा जाएंगे, आपको पूछेंगे नहीं कि तुम पान खाना चाहते हो। अगर किसी से खुश होगे तो पूछ सकते हैं कि तुम खाओगे, तो वो जरा हिचकिचाएगा, नहीं दादा, नहीं तुम नहीं खाता। तो ये भी होता था। और हमारे हरीश जी मेरे परम मित्र हैं, हम लोगों ने इकट्ठे म्यूजिक दिया। एक दिन हम लोग सिटिंग उसको कहते हैं, हम लोग जाते थे बर्मन दादा के घर पे। चंद एक जो सोलोइस्ट हैं, मैं हूँ, हरि जी हैं, पंचम तो रहते ही थे वहाँ पर। उस जमाने में मानिक जी, उनके जो अरेंजर थे सेबेस्टियन थे, जब मैंने उनसे पहली बार मैं मिला हूँ, जयदेव जी उनके असिस्टेंट थे। सेबेस्टियन जो थे वो शंकर जयकिशन के भी अरेंजर थे, बर्मन दादा के भी थे, ओपी नैयर साहब के भी थे, लेकिन सबका अंदाज अलग अलग था। तो फिर बात जो मैं कर रहा था कि सिटिंग में हम लोग बैठते थे और बर्मन दादा हमको भी सुनाते थे स्टोरी, सिचुएशन, कि देखो शेर, ये सिचुएशन है, देव उधर जा रहा है, उसका मन बहुत खराब है या उसका मन बहुत खुश है, तुम सोचो इसमें क्या करना है। तो ये सब चल रहा है। कोलकाता से कोई आया था रसगुल्ला लेकर के,
तो मीरा जी ने एक प्लेट में भर के 10-12 रसगुल्ले भेज दिए। तो जब तक दादा नहीं कहें कोई खाएगा नहीं। तो दादा एक हाथ कान पे रखते थे और बैठे थे, एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर, और आंख बंद और सोच रहे हैं, बीच में गा भी रहे हैं। तो उनकी नजर नहीं पड़ी तो हरि जी ने चुपके से एक रसगुल्ला खा लिया। तो ये चलता रहा 1.5-2 घंटे। वो सेटिंग हुई, म्यूजिक कंपोज हो गया, इतने में प्लेट खाली हो चुकी थी। दादा कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग थी फेमस तारदेव में। जब रिकॉर्डिंग हो गई उसमें हरि जी का सोलो था। बोले हरि तो बहुत मीठा बजाया आज। कल हमारा 12 रसगुल्ला तो खा गया था। ये भी एक बार मेरे दादा की बात है जो आपको शायद नहीं मालूम। एक दिन मुझे फोन किया, शेर क्या कर रहा है? मैंने कहा दादा मैं घर पे हूँ, बताइए। तू जल्दी आ जा अभी। मैंने कहा दादा क्या बात है? ठीक है सब। नहीं, हम एक धुन बनाया है, हमको लगता है हम बेताला आ रहा है, लेकिन मीरा बोलता है हम ठीक है, तुम आकर के सुनो। मीरा वॉज हिज वाइफ। तो मैं गया, मैंने कहा दादा सुनाइए। तो मैंने कहा नहीं देखिए, 2 सिस्टम होते हैं, एक इंडियन सिस्टम है कहरवा ताल को गिनने का, एक वेस्टर्न सिस्टम। तो जो मोदी कह रही है वो भी ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है। इस तरीके की बातचीत भी होती थी। अच्छा, एक दिन वहाँ पर सीटिंग थी, तो मेरी वाइफ को लिंकिंग रोड पे कुछ शॉपिंग करने जाना था। तो दादा मुझे टाइम दिए थे, तू आ जाना, हम दोनों बैठेगा, हम कुछ काम करेंगे। तो मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे आप ड्रॉप कर देना, मैं लिंकिंग रोड पे कुछ शॉपिंग कर लूँगी। तो उनकी आंट भी साथ में थी, तो दोनों आ गई गाड़ी में। तो मैंने सोचा कि जेट के अंदर, बंगलों के अंदर ले जाता हूँ, वहाँ पार्क करता हूँ। तो दादा बालकनी में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कोई गाड़ी अंदर आई, देखा मुझे, तो मैं तो निकला, उसने देखा 2 लेडीज भी निकल रही हैं। शेर आज का सीटिंग कैंसिल हो गया। वो समझे इनको भी साथ लेके आए, शायद ये गाना सुन लेगी मेरा। तो मैंने कहा नहीं दादा वो शॉपिंग के लिए। अच्छा शॉपिंग में जाता है, फिर तू ऊपर आ जा। तो वो अपने म्यूजिक के बारे में बहुत सीक्रेटिव थे कि मेरा गाना दूसरा कोई सुनकर के चोरी ना कर ले। एक दिन हम लोग बैठे हुए हैं, एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, दादा सुना रहे थे हमको, तो बहुत अच्छा गाना बना था, मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म का था। तो उनका सर्वेंट आया, उसने बोला साहब नीचे शक्ति सामंत साहब खड़े, शक्ति ऐसे नहीं छो, बंद तो करे दो, बंद कर दो। वो जो गाना चल रहा था कि शक्ति ना यह गाना सुन ले, वो कहे दादा मेरे लिए भी ऐसा गाना बनाओ। तो दादा के एक अजीब अजीब तरीके थे। लेकिन ये चीज आपको कहता हूं, उनके जैसा जानकार सीखा हुआ इंसान, क्लासिकल बाज़ाब्ता उन्होंने सीखा था, और हमको ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे महफिल की। अब्दुल करीम खान साहब किराना घराने के जनक थे, उनसे किराना घराने की गायकी शुरू हुई, जिसके गायक भीमसेन जोशी जी, जिनका नाम आप सुने होंगे। अब्दुल करीम खान साहब के बारे में वो सुनाते थे, ये देखिए इस किस्म के लोग थे वो। बोले अब्दुल करीम खान साहब गाना शुरू करने के पहले 2 तानपुरा बज रहा है, 10 मिनट तक तानपुरा चल रहा है, उसके बाद वो सा लगाते हैं, तानपुरा और आवाज एक हो गया। ऐसे ऐसे लोगों को, उस्ताद फयाज खान साहब को उन्होंने सुना हुआ था। जब फयाज खान साहब की बात आई तो दादा ने हमको एक ऐसी घटना सुनाई जो शायद कहीं बाहर प्रकाशित नहीं हुई हो। कहने लगे एक बार कोलकाता में ऐसा हुआ, के.एल. सहगल वहाँ रहते थे, फयाज खान साहब भी वहाँ पर थे। तो ये तय हुआ, सब उस्ताद इकट्ठे हुए कि के.एल. सहगल जो है, उन्होंने तब उनका वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, बाबुल मोरा नैगर छूट जाए,
जो उस्ताद फयाज खान साहब का गाया हुआ, वो बहुत गाते थे इसको, ठुमरी को। तो ये हुआ कि सैकल साहब फयाज खान साहब को गंडा बांधेंगे। गंडा बांधे आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, जब किसी को शागिर्द बनाया जाता था तो एक रस्म होती थी, उनको वो जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये पहनाया जाता था, उनको कुछ दीक्षा दी जाती थी कि संगीत कैसे सीखना है। तो फयाज खान साहब ने कहा कि पहले मैं इसको अंदर बैठाऊंगा और इसको कुछ बातें समझाऊंगा। किसको? सैगल साहब को। बोले हम सब लोग बाहर बैठे हुए, ये दादा का बताया हुआ है। बोले आधा घंटा गुजरा, पौना घंटा गुजरा, उन्होंने एक बॉटल भी अंदर मंगवा ली थी। तो बोले जब 1-1.25 घंटा हो गया, काफी सारे लोग बाहर बैठे हुए थे कि अभी रस्म तो बाहर आकर के होनी है। बोले धीरे से दरवाजा खोला तो क्या है कि वो बोतल खाली हो चुकी है और सैगल का साहब कह रहे हैं कि आप मेरे उस्ताद हो, और फयाज खान साहब कह रहे नहीं तू मेरा उस्ताद हो, तुमने बाबुल मोरा ऐसा गाया। तो दादा का ये सेंस ऑफ ह्यूमर भी था जो शायद लोग नहीं जानते, समझते, बहुत सीरियस आदमी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। और अब मैं 3 और लोगों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। लता जगतियानी, जिन्होंने ओपी नैयर पर और कुछ अन्य किताबें भी लिखी हैं। साधना सिंह, अभिनेत्री, मशहूर अभिनेत्री। और संदीप पाहवा जी, जिन्होंने एस.डी. बर्मन पर ये जो किताब है इसे प्रोड्यूस किया है, संगीत के कदरदान और हमारे अजीज दोस्त। आइए, अब वो घड़ी आ गई जिसका आप सभी को इंतजार था। हम दोनों किताबों का इनॉग्रेट करेंगे, दोनों किताबें आपको समर्पित की जाएंगी और इस तरह से आज की शाम का ये एक और हसीन पल होगा। अरे यार बिल्कुल। तो अब हम बेवकूफ़ है ये। You should have been staying. एक गधा है यार, सेंस नहीं। How can he block us? This is the official. दूसरा आ गया, ये तो और दूसरा आ गया। I should have been standing down there. Side, please. पूरा कॉल कर